जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं आरजी कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन थे हेनरी फेयोल्स और क्या थे उनके 14 प्रिंसिपल, उसके बारे में हम जानते हैं। तो उनका बैकग्राउंड और हिस्ट्री को भी हम देख लेते हैं। फेयोल्स साहब के बैकग्राउंड और हिस्ट्री क्या थी। तो हेनरी फेयोल्स साहब का जन्म फ्रांस में 1841 में हुआ। उसके बाद उन्होंने एक जूनियर इंजीनियर के तौर पे एक माइनिंग कंपनी में ज्वाइन हुए 1860 में। उसके बाद उनका पोजीशन आज माइनिंग डायरेक्टर के तौर पे इम्प्रूव हुआ वो 1888 में। तब उस कंपनी का सिचुएशन पूरा एकदम कंगाल हो चुका था, यानी बैंकक्रप्ट हो चुका था उस कंपनी का सिचुएशन, जिस समय फेयोल्स साहब उसके भाग दौड़ संभालने वाले थे। लेकिन कहा जाता है ना, अगर आपके अंदर वो जज्बा हो, उस जोश हो उस कंपनी को सही से चलाने में, तो आप कैसे भी सिचुएशंस में उस कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही कर दिखाया हेनरी फेयोल्स साहब ने। 30 साल बाद जब उन रिटायरमेंट के पोजीशंस पे आए तो उस समय कंपनी का इतना अच्छा रेपुटेशन बन चुका था। वो कंपनी कोल स्टील कंपनी बन चुकी थी और एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ बन चुकी थी। तो कैसे किया हेनरी फेयोल्स साहब ने ऐसा कारनामा, उसके बारे में उन्होंने अपने सिद्धांत दिए, जो कि 14 प्रिंसिपल्स के नाम पे आज पूरी दुनिया जानती है और उसको फॉलो भी करती है। तो उसी 14 प्रिंसिपल्स को हम जानते हैं। तो उनके जो 14 प्रिंसिपल्स थे ये इन प्रकार के थे। पहले उनका जो प्रिंसिपल्स था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है, जैसे इसके अंदर ही इस प्रिंसिपल में ही है डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम को डिवाइड कर देना। अगर एक कोई काम है, हम एग्जांपल के तौर पे आपसे ले सकते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे जहाँ पे बेड बनता है, हम आपको एक फर्नीचर का एग्जांपल लेते हैं कि एक बेड बनता है। अगर उस बेड को बनाने के लिए एक ही आदमी हो और वो सारा काम कर रहा हो, कटिंग का काम भी कर रहा हो, कलरिंग का भी काम कर रहा हो, पॉलिशिंग का काम भी कर रहा हो, उसको असेंबल भी कर रहा हो, तो उसके लिए बहुत पॉसिबल नहीं हो सकता है। उस काम को बहुत टाइम वो लगा सकता है। बट अगर उसी काम के लिए 10 अलग अलग आदमी हो, एक कटिंग करने के लिए हो, एक कलरिंग करने के लिए हो, एक पॉलिशिंग करने के लिए, असेंबल करने के लिए हो, तो ये काम बहुत जल्दी से हो जाएगा। और एक जो व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे होंगे, उनमें भी वो स्पेशलाइज हो जाएंगे। तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसके इफ़ेक्टिव और पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं। तो इसमें पॉजिटिव इफेक्ट का पहला है स्पेशलाइजेशन, जो मैंने आपको बोला था कि अगर एक व्यक्ति सिर्फ एक काम कर रहा है और उस काम करने में वो इतना माहिर हो जाएगा कि वो पलक झपकते ही, मतलब कुछ ही मिनटों में वो काम को करके वो ख़त्म कर देगा। और क्या होगा, पॉइंट नंबर 2, हायर एफिशिएंसी। उस काम को करने में उसको एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और वो काम को आराम से कर सकता है, मतलब उस काम को करने में वो पूरा महारत हासिल हो जाएगा। तो इसके हम देखते हैं लिमिटेशंस क्या हैं। तो इसके लिमिटेशंस है मोनोटोनी। तो मोनोटोनी का मतलब क्या है, एक ही काम को अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उस काम में वो बोर हो जाएगा। एक व्यक्ति अलग अलग काम करना चाहता है। जैसे हम अगर एक ही जगह पे घूमने जाएं या एक ही चीज़ को हम देखें बार बार, तो हम उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो हमें भी अलग अलग काम करने में मज़ा आता है। तो इसका लिमिटेशंस है मोनोटोनी, जो बोर हो जाना। और क्या है, लैक ऑफ इनिशिएटिव, मतलब नॉट एबल टू लर्न न्यू थिंग्स। मतलब वो इंसान ऐसा, अगर एक वर्कर के साथ आप कर रहे हैं तो वो वर्कर ऐसा हो कि किसी दिन कोई वर्कर ना आ पाए, तो वो काम तो जानता ही नहीं है कि वो फर्नीचर जो बनाने वाला, पॉलिशिंग करने वाला कैसे पॉलिश करता था, पेंट करने वाला कैसे पेंट करता था, असेंबल करने वाला कैसे असेंबल करता था, तो उसको कुछ पता ही नहीं है। तो आपका काम पूरी तरीके से ब्रेक हो सकता है अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही काम में स्पेशलाइज हो। तो थोड़ा थोड़ा ही सही उस व्यक्ति को हर काम आना चाहिए। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क के 2 लिमिटेशंस थे, एक मोनोटोनी और एक लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, जो प्रिंसिपल 2 है हमारे हेनरी फेयोल्स साहब का। तो प्रिंसिपल 2 क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या प्रायोरिटी होता है। अच्छा, अगर हम एक एग्जांपल को इससे भी समझते हैं, तो अगर एक व्यक्ति जो फोरमैन है एक कंपनी में, अगर उसको कोई काम दिया जाए कि आपको 500 यूनिट प्रोडक्ट निकालना है हर वीक में, तो वो काम तो हमने तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दिया, बट उस काम को वो कैसे करवाएगा, वो अपने वर्कर्स से कैसे कहेगा कि आप इस काम को करो, क्योंकि उसके पास तो कोई ऑथोरिटी ही नहीं है। अगर हम उसको ऑथोरिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कुछ ऑथोरिटीज़ भी दे दें कि आप इस वर्कर्स को ऑर्डर्स दे सकते हो ये काम करवाने के लिए, तो वो व्यक्ति अपने ऑथोरिटी का सही इस्तेमाल करेगा और उस काम को सही से निकलवा सकता है। मतलब वो 500 यूनिट जो उसको टारगेट दिया गया है, वो हो सकता है कि वीक में वो अचीव कर ले, क्योंकि उसके पास ऑथोरिटी है अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स देने के।
तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? बेटर रिजल्ट। बेटर रिजल्ट कैसे निकलेंगे? वो अपने वर्कर्स को अपने हर मतलब चीज़ को वो करवा सकता है, क्योंकि उसके पास तो अथॉरिटी है। वो रॉ मटेरियल्स भी खरीद सकता है, मतलब वो अपने काम करवा सकता है, और वर्कर्स को भी ऑर्डर्स और वेजेस सैलरीज वो दे सकता है। सेकंड नंबर, मीटिंग टारगेट। और वो टारगेट जो उसको मिला था कि आपको 500 यूनिट एक हफ्ते में प्रोड्यूस करना है, वो टारगेट को आराम से अचीव कर सकता है, मीटिंग टारगेट। तो इसके अब 2 लिमिटेशंस क्या हैं, हम उसको भी देखते हैं। तो ये 2 लिमिटेशंस इसके क्या हैं? मिसयूजिंग ऑफ ऑथोरिटी। तो ऑथोरिटी का मिसयूज हो सकता है। आप बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में भी देखे होंगे कि अगर कोई बॉस है अपने एम्प्लॉय को ऊपर खुश होकर उसको ऑथोरिटी भी दे देता है, तो ऑथोरिटी का मिसयूज करना चालू कर देता है। तो ये हो सकता है। ऐसे सारे एम्प्लॉयज़ तो नहीं होते हैं कि वो मिसयूज करते हैं अपने ऑथोरिटी का, बट बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि उनका एम्प्लॉय जो रहता है, जिसको ऑथोरिटी भी दे दिया जा चुका है, तो अपने ऑथोरिटी का मिसयूज करता है। तो हम अगर किसी को ऑथोरिटी दे रहे हैं तो उसको हम ऊपर निगरानी रखें कि वो काम सही से कर रहा है कि नहीं, मतलब वो लीगल वो सब काम सही से कर रहा है कि नहीं, उसके ऊपर हमें ध्यान भी देना चाहिए, ताकि वो हमारे ऑथोरिटी का मिसयूज ना कर सके और कोई गड़बड़ी ना कर सके। उसके बाद आता है ओवरबर्डन। अगर किसी व्यक्ति को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब कोई लेता है, बट अगर उसको ऑथोरिटीज़ भी दिया जाए कि आप कंपनी को सही से चलाओ। अब देखिए, ऑथोरिटी आने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे काम मजे से कर सकते हो, काम करवा सकते हो। ऑथोरिटी आने का मतलब है कि आप अपने एम्प्लॉय को उस सही से, मतलब आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। जो ऑथोरिटी कोई और संभाल रहा था, जिसका हायर लेवल, टॉप लेवल में जो लोग बैठे थे सिर्फ ऑथोरिटी देखने के लिए, जो ऑर्डर्स देने के लिए जो बैठे थे, उनका बर्डन भी आपके ऊपर आ गया। आज ये एम्प्लॉय जो काम आप सिर्फ करवा रहे थे, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे मैं इस काम को सही से करवाऊं। आप किसी कंपनी में गए थे, आप सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आप काम कर रहे थे। आपसे कोई मतलब नहीं था कि वो काम होगा या नहीं होगा, बट आप उस काम को कर रहे थे क्योंकि आपके टॉप लेवल वाला मैनेजर्स वो काम देख रहा था। बट आपके ऊपर अभी ऑथोरिटी भी आ गया, तो ये क्या एक टेंशन का काम हो गया, ओवरबर्डन हो गया। तो इससे बहुत सारे लोग बिखर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं निखर जाना या बिखर जाना। तो यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय बिखर जाते हैं। तो हम आए पॉइंट नंबर 3 पे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आप देखिए ना, हर एक जगह पे ज़रूरत होता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन इतना आगे जाएगा कि आप समझ भी नहीं सकते हैं। आप आर्मी का एग्जांपल ले सकते हैं कि आर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन माना जाता है कि आर्मी लोग ही मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन। उसके अलावा मतलब आप कहीं सकते हैं कि कहीं भी डिसिप्लिन आप मेंटेन नहीं कर सकते। तो डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा आर्मी वालों मानते हैं। तो अगर इसको हम ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएँ, अगर आपका एक एम्प्लॉय हमेशा डिसिप्लिन में रहता है, मीटिंग के टाइम में वो मीटिंग अटेंड करता है, रेगुलर टाइम पे आपके कंपनी में आता है, ऑफिस में आता है, और रेगुलर वो मतलब अपने काम को सही से करता है। ऐसा नहीं कि किसी दिन बहाना बना दिया, सर मेरा गाड़ी ख़राब हो गया, या कोई भी बहाना बना के वो लेट में आए, 9 बजे आए, 10 बजे आए। तो ऐसा करने से उसके जूनियर्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो यार देखिए सीनियर तो डिसिप्लिन में है ही नहीं, तो जूनियर कैसे डिसिप्लिन में रहेगा। तो डिसिप्लिन का एक अलग ही महत्व होता है किसी भी कंपनी को आगे ले जाने में। अच्छा, आप डिसिप्लिन कैसे अपने एम्प्लॉयज़ में ला सकते हैं, ये चीज़ भी बहुत बड़ी बात है कि आप अपने एम्प्लॉय को कैसे डिसिप्लिन में लाएंगे। तो एम्प्लॉय को आप मोटिवेट करते रहेंगे, वेजेस देते रहेंगे, सैलरीज, वेजेस तो हम वर्कर्स को देते हैं, तो अपने एम्प्लॉय को हम सैलरी देंगे, उनको इंक्रीमेंट देंगे, उसके बाद दिवाली या होली पे हम उनको कुछ बोनस भी देंगे। तो ये सब करने से, हम छोटे छोटे काम करने से अपने एम्प्लॉयज़ को डिसिप्लिन में रख सकते हैं। नहीं तो वो विरोध करना चालू कर देंगे, सर आप तो हमें सैलरी ठीक से नहीं देते हो, तो आप कैसे हमसे एक्सेप्ट करते हो कि हम आपका काम सही से करें। और उनको प्रमोशंस अगर हम ये सब देंगे तो वो अपने आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं? एनहांस द एफिशिएंसी। अगर कोई आदमी डिसिप्लिन में रहेगा तो उसका एफिशिएंसी ज़रूर इम्प्रूव करेगा, क्योंकि वो सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। तो पॉजिटिव इफेक्ट के पॉइंट नंबर 1 है एनहांस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी उनका बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट है प्रॉपर वर्किंग, वो काम को सही से करेगा। डिसिप्लिन देखिए, बीट बाय बीट ये सारा स्टेप है, अगर हम सारे स्टेप को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली बात है काम सही से होगा। तो मतलब अगर एक व्यक्ति डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है, वो अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, तो उसको वर्क प्रॉपर वे से होगा। उसके बाद हम देखते हैं इसके लिमिटेशंस। तो इसके लिमिटेशंस क्या हैं? चॉस एंड कन्फ्यूजन्स। अगर हम बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति को डिसिप्लिन कर देंगे, मतलब बॉस बोलेगा उठ तो वो उठेगा, बॉस बोलेगा बैठ तो वो बैठेगा, मतलब हर चीज़ आप पूछ के करना पड़ेगा, तो कोई भी एम्प्लॉय का
अंदर से विकास कैसे होगा, वो कैसे खुद सोचेगा कि हाँ इस काम को मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। तो इतना भी हम उसके ऊपर डिसिप्लिन का बोझ ना थोप दें कि वो अपना काम करना, वो अपना असली जो मकसद है उसका वो करना ही छोड़ दे। उसके बाद पॉइंट नंबर आया 2 में, डिले इन वर्क। तो वर्क में डिले हो सकता है क्योंकि उसके पास लैक ऑफ डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन नहीं है तो काम को डिले करेगा। अगर उस डिसिप्लिन में है तो सारा काम सही से करेगा। एवरी एक्टिविटी बिकॉज नो बडी विल टेक इट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना सीरियसली लेगा ही नहीं तो काम कैसे करेगा, तो काम में देरी होगा। उसके बाद वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपका एम्प्लॉई डिसिप्लिन में नहीं है तो वो काम को सही से नहीं करेगा। अच्छा, आप टेलर का एग्जांपल ले लीजिए। अगर कोई टेलर काम को सही से करने का मन नहीं तो कपड़ा साइड वाइड से काट देगा, वेस्टेज ज़्यादा करेगा तो बहुत सारे कपड़े का वेस्ट होगा। बट अगर कोई बहुत उसके अंदर मतलब माहिर होगा तो वो काम को सही से करेगा। आपका जीरो वेस्टेज तो नहीं कर सकते हैं, बट वेस्टेज तो हर जगह कुछ ना कुछ होगा। बट जो वेस्टेज ज़्यादा हो रहा था हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं डिसिप्लिन को मेंटेन करके। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड, तो कमांड क्या होता है, ऑर्डर देना, मतलब किसी को कुछ बोलना, मतलब ऑर्डर देना। यूनिटी होना चाहिए उस चीज़ में। अगर आपके कंपनी का बॉस 4 बॉस हो तो आप उस कंपनी में मतलब उस कंपनी का एम्प्लॉय का क्या हालत होगा आप खुद जान सकते हैं। आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, आपके कॉलेज या आपके स्कूल्स के जो प्रिंसिपल थे, अगर वो 4-5 प्रिंसिपल होते तो आपके जो टीचर्स, आपके जो मैनेजिंग स्टाफ, आपके जो वर्कर्स, आपके जो स्कूल्स के एम्प्लॉयज़ थे, वो क्या आपके प्रिंसिपल्स को सही से मान पाते। तो अगर कोई कंपनी में 2 बॉस हो, अगर वो अपने एम्प्लॉय को कोई एक बॉस कोई और काम बोल रहा हो, दूसरा बॉस कोई और काम बोल रहा, तो वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किस बॉस का ऑर्डर को फॉलो करूं। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और वो काम को नहीं कर पाएंगे। और इसके अंदर ना कन्फ्लिक्ट भी होगा, ये बॉस चाहेगा कि मेरा ऑर्डर फॉलो हो, दूसरा बॉस चाहेगा कि मेरा ऑर्डर फॉलो हो। तो इस जगह पे यूनिटी ऑफ कमांड होना ही चाहिए। हर एक टीम का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई लीडर होना चाहिए और वो लीडर सिर्फ एक होना चाहिए ताकि वो काम को सही से करवा सके और कोई भी कन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो एम्प्लॉयज़ के बीच में। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, नो कन्फ्यूजन इन डायरेक्शन। डायरेक्शन के अंदर तो कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि एक बॉस है तो वो एक काम ही बोलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बॉस बोलेगा यार मेरा थोड़ा मतलब ये काम सही से करवा दो, कंपनी का मतलब आप रिजल्ट बताओ कि बैलेंस शीट दिखाओ, ये काम कैसे सही से होगा। तो मतलब वो कन्फ्यूजन नहीं होगा, उनके काम में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और क्या होगा, इम्प्रूव एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगा। एवरी एम्प्लॉइज नो टू हुम टू ओबे। तो मतलब हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए वो किसको ओबे करेगा और किससे वो इंस्ट्रक्शंस लेगा। तो हर एम्प्लॉय को पता है। अगर एम्प्लॉय वहाँ पे 2 बॉस होंगे तो एम्प्लॉय को कन्फ्यूजन होगा, यार किसका बात मैं सुनूं, किसका काम करूं, किसका ना काम करूं। तो यहाँ पे वो सही से नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या है, नो ईगो प्रॉब्लम, और कोई भी ईगो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर एक कंपनी में 2 बॉस होंगे तो उनका ईगो प्रॉब्लम होगा कि ये मेरा काम नहीं मान रहा है, ये मेरा बात नहीं मान रहा है। तो उनके में बीच में बॉस ही कन्फ्लिक्ट करना चालू हो जाएंगे, बॉस ही झगड़ा करने लगेंगे, तो उनके बीच में ईगो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड हमको नो ईगो प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस देता है। तो इसके बाद हम इसके लिमिटेशंस देखते हैं। तो इसके लिमिटेशंस क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर का सेंट्रलाइज हो जाना, मतलब कोई एक के हाथ में पावर चला जाना। तो अगर किसी एक के हाथ में पावर चला जाएगा तो ये पूरा चीन टाइप का केस हो जाएगा। मतलब जैसे चीन वाले हो, उनका जो प्रेसिडेंट है वो अपने मनमानी करता है, मतलब वही चीज़ हर एक चीज़ करवाता है, वही करता है। तो उसके अलावा और कोई उनका बॉस नहीं है। बट इंडिया के केसेस में देख सकते हो हर एक आदमी हर अपने अपने लिए वो बॉस है। तो यूनिटी ऑफ कमांड ब्रिंग सेंट्रलाइज्ड ऑफ पावर एंड ब्रिंग डिले इन डिसीजन मेकिंग। मतलब अगर आपकी कंपनी का बॉस नहीं आया है तो आप जो उसे ऑर्डर लेते, जो आप उससे परमिशंस लेते, जिस बात के लिए आप पूछते, वो तो आप नहीं पूछ पाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो काम था वो पूरे दिन के लिए डिले हो सकता है। तो इसीलिए हर जगह पे आप देखेंगे डिपार्टमेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वाइस चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आपने सुना होगा। तो उनके साथ एक डिप्टी रहता है, कैप्टन, वाइस कैप्टन, तो ये सब रहते हैं। तो उनका काम जो रहेगा कि एक बॉस जो काम अगर उनके ना आने पे जो काम रुक जाता, उस काम को हम पूरा कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसका ये लिमिटेशंस है। और क्या होता है, कम्युनिकेशन डिले। तो जो कम्युनिकेशन डिले होता, अगर आपका बॉस नहीं आ पाते या आपके बॉस की कोई तबीयत ख़राब है तो जो कम्युनिकेशन डिले होता, वो कम्युनिकेशन डिले को हम टाला जा सकता था अगर उनके नीचे भी कोई एक ऐसा मालिक होता जो काम को आपको ऑर्डर देता। तो ये चीज़ हम उसको टाल भी सकते थे। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें।